स्वागत है एजुकेशन विद फन में। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे रिवाइज सिलेबस पे वीडियो ना देखी हो तो वो जो रिवाइज सिलेबस में मैंने वीडियो बनाई है उसे जाकर आई बटन पे जाकर क्लिक करिए, उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि सीबीएसई ने 2020 के सिलेबस में क्या क्या रिडक्शन किया है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं 2020 में, और जो सीबीएसई ने रिडक्शन किया है उन टॉपिक्स को मैंने नहीं लिखा है। जो हमें पढ़ना है वही मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और आगे की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और जो चैप्टर 1 रियल नंबर्स का है और चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल्स का है, जिस स्टूडेंट्स को अपने डाउट्स को क्लियर करना है तो आई बटन पे जाके क्लिक करें और वहां से इन दोनों चैप्टर्स की वीडियोस को जरूर देखें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट नंबर पे हमें पढ़ना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस का मतलब यानी दो इक्वेशन हमें दी होंगी, हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर पे हमें पढ़ना है कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, यानी जो इक्वेशंस है वो जो हम सॉल्व करेंगे उन इक्वेशंस को, तो उन पे कंडीशन, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे, क्या कंडीशन रहेगी कि वो सॉल्व होगी या नहीं सॉल्व होगी, यानी कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। थर्ड नंबर पे हमें पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी हम ग्राफ पे कैसे उन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे और अपना सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो थर्ड नंबर हो गया ये। और फोर्थ नंबर पे हमें क्या करना है, मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, यानी हमें इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये तो ग्राफिकल मेथड था, अब जो ये मेथड रहेगा वो अलजेब्राइक मेथड रहेगा, यानी विदाउट ग्राफ की हेल्प से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे हमारे 3 मेथड्स थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड था और एलिमिनेशन मेथड था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीबीएसई ने 2020 सिलेबस में रिड्यूस कर दिया है, इसीलिए हमें केवल 2 मेथड्स पढ़ना है यहाँ पे, अलजेब्राइक, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। और नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट, जो हमें फर्स्ट टर्म में पढ़ना है वो पढ़ना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन उसकी बात करने से पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। तो देखिए वो बातें क्या है। फर्स्ट नंबर पे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ नहीं बस शॉर्ट में जानेंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होगा कि कोई भी कांस्टेंट टर्म होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे और वो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन के साइन से एक दूसरे से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर रहे होंगे, कुछ रिलेशन रख रहे होंगे। जैसे कि हमने ऐसे कर दिया 2x + 5, ये हमारा क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। कुछ और कर दिया 5x + 3y - 2, ये भी क्या है, हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी हैं और हमारे कांस्टेंट टर्म भी है, और इसमें प्लस का भी साइन हो सकता है, माइनस के भी साइन से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, या आप मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ साइन कर सकते हैं, 2y² - 2x × 3, इस तरीके के क्या है, ये सारे एक्सप्रेशन है। तो ये हो गया हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा का मतलब ये हो गया कि उसमें वेरिएबल्स तो होने ही होने। अब वो मैटर नहीं करता कि एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स है, कितने कांस्टेंट टर्म है, ये डिवाइडेशन का साइन है या नहीं है, या मल्टीप्लिकेशन का साइन है या नहीं है। मतलब एक्सप्रेशन में आपको कोई भी वेरिएबल्स मिलेंगे ही मिलेंगे और कांस्टेंट टर्म मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वो प्लस माइनस या प्लस मल्टीप्लिकेशन या प्लस डिवाइडेशन या ऐसे ही करके 2-2 के पेयर में, 3-3 के पेयर में वो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ किसी न किसी साइन के साथ जुड़े हुए होंगे। तो ये हो गया हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सेकेंड नंबर पे हम देख लेते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन में क्या होते हैं, हमारे 2 साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। अभी इसी एक्सप्रेशन के अगर हम इक्वल में कोई 0 लगा दें या फिर कुछ इस तरीके से कर दें = 3, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। बिकॉज इसके पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी ऐसे बन जाती है, यानी हमारे पास दूसरा पक्ष भी होता है, लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था और ये इक्वेशन था। जो लास्ट चैप्टर मेरे हैं उनमें मैंने
एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। कभी कभी स्टूडेंट से गलती हो जाती है, कहीं पे एक्सप्रेशन की जगह इक्वेशन निकल जाता है और इक्वेशन की जगह एक्सप्रेशन निकल जाता है, तो वो बात खैर अलग है। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन पे बात करने के बाद हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आएंगे, वहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो इक्वेशन की बात करने के बाद हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस है जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर रहती है वो 1 रहती है। अब वेरिएबल उसमें एक भी वेरिएबल हो सकते हैं, दो हो सकता है, 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, यानी मोर देन 1 वेरिएबल्स भी उसमें हो सकते हैं और 1 वेरिएबल भी हो सकता है। लेकिन जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर रहेगी हमारी वो 1 रहेगी। उन्हीं इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लीनियर इक्वेशन को डिवाइड किया है 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स हमें हमारे चैप्टर में पढ़ना है और 1 वेरिएबल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 2 से पहले भी इक्वेशंस कुछ रहेंगी जो 1 वेरिएबल होंगी। तो चलिए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल किस फॉर्म में होती है। वो इस फॉर्म में होगी, 1 वेरिएबल की जो होगी वो इस तरीके से होगी ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास वेरिएबल x ही हो, वो ay भी हो सकता है। ay प्लस b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a और b कैसे टर्म होंगे, कांस्टेंट टर्म होंगे। लेकिन अगर हम 2 वेरिएबल्स की बात करें लीनियर इक्वेशन में, देखिए यहाँ पे जो x और y की जो मैक्सिमम पावर है वो हमें 1 दिख रही है, यानी ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इस इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल हमें दिख रहा है और इसमें भी एक ही वेरिएबल y दिख रहा है। इसमें x है, इसमें y है, और जो ये a और b है ये कांस्टेंट टर्म है। तो 2 वेरिएबल्स की कैसे होगी, ये इस तरीके से होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या है, x और y 2 वेरिएबल हो गए, उनकी पावर तो मैक्सिमम पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल हो गए वो x और y 2 हो गए, यानी ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और यहाँ पे a b और c क्या है, आर कांस्टेंट, यानी ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो बात समझ में आई होगी कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है। तो जो हमें चैप्टर में पढ़ना है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है, यानी हमारे पास हमें जितनी भी इक्वेशन दी जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, तो उसमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी x और y उसमें वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल की जगह a और b भी, सॉरी x y या फिर क्यू आर भी वेरिएबल हो सकते हैं। वो आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल जो ए बी और सी यहाँ पे रहेंगे कांस्टेंट टर्म रहेंगे। कांस्टेंट टर्म का मतलब ए बी और सी रियल नंबर्स होंगे। ये नंबर प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है। 2 इक्वेशन मैंने यहाँ रखी है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और 2 इक्वेशन ये है, ये सेकंड क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है, हमें इसमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशंस हैं, ये 2 इक्वेशन है और ये 2 इक्वेशन है। पहले बात इन दोनों की करते हैं। इन दोनों इक्वेशन में ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंस है या फिर इनकंसिस्टेंस है। कहने का मतलब ये कि इनके पास कोई एग्जैक्ट 1 सोल्यूशन होगा या इनके पास मैनी सोल्यूशन होंगे या इनके पास नो सोल्यूशन होगा। हमें क्या होगा, इस चैप्टर में हमें ऐसी इक्वेशन दी जाएंगी, मेनली हमें यही प्रूफ करना होगा या बताना होगा कि इनके पास सोल्यूशन है या नहीं है, और अगर सोल्यूशन है तो एक सोल्यूशन है या बहुत सारे सोल्यूशन है। तो इनकी जो थ्योरी है वो इस पे बेस्ड है। तो इनको सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये जो हमारी जैसे कि इक्वेशन है, इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax 2 वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हमें हर इक्वेशन से a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो जो हमें पता करना है कि ये कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस का मतलब इनके पास सोल्यूशन है और इनकंसिस्टेंस का मतलब इनके पास सोल्यूशन नहीं है। तो हमें ये पता करना है, तो वो हम यहाँ से पता करेंगे। हम क्या देखेंगे, हम a1 और a2 फाइंड करेंगे, b1 और b2 फाइंड करेंगे, c1 और c2 फाइंड करेंगे।
तो जब हम ये फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम इस तरीके से देखेंगे, अगर हमारे पास A1/A2 रेशियो लेंगे और B1/B2 रेशियो लेंगे, अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है यानी अनइक्वल है, तो ये कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के पास क्या होता है, केवल और केवल वन सोल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। यानी अगर ये कंडीशन हमें किन्हीं दो लाइंस में मिलती है तो इसका मतलब वो लाइंस ग्राफ पे एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी और उनके पास केवल और केवल एक सोल्यूशन होगा। जैसा कि ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो यानी जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वही उनका कॉमन पॉइंट रहेगा, और वो कॉमन पॉइंट रहेगा का मतलब क्या है कि उनके पास केवल और केवल वही सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन का मतलब ये है कि दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। और सेकंड क्या है, हम देखेंगे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अगर ये कंडीशन हमें मिल जाती है तो हमारे पास क्या होगा कि जो लाइंस है कोइंसिडेंट लाइंस रहेंगी, यानी एक लाइन पे दूसरी लाइन हो जाएगी। कोइंसिडेंट का मतलब यही है कि दोनों लाइन एक ही पाथ पे लाई करेंगी। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि हमारे पास जो सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। किस तरीके से, अगर ये हमारा ग्राफ है तो अगर एक ये लाइन है तो दूसरी लाइन भी इसी पे कोइंसाइड कर जाएगी, यानी जो पॉइंट्स पहली लाइन के रहेंगे वही पॉइंट्स दूसरी लाइन के रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, उनके पास बहुत से इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन रहेंगे। थर्ड नंबर पे है, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, बट ये दोनों ही रेशियो C1/C2 के पैरेलल नहीं है, सॉरी इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ये दोनों ही रेशियो C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस क्या शो करती हैं कि उनके पास कोई और कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे सोल्यूशन का मतलब ये है कि जो भी दो लाइंस हैं अभी वो x और y की वैल्यू देंगी या नहीं देंगी। तो अगर वो देंगी तो कितनी देंगी, तो अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो केवल और केवल एक सोल्यूशन हमें मिलेगा x और y के लिए। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही तो हमें x और y के लिए मैनी सोल्यूशन मिलेंगे, और अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही तो हमें x और y की वैल्यू ही नहीं मिलेगी। तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम आगे देखेंगे। अभी हमें केवल यहाँ पे पता करना है कि ये कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो जो कंसिस्टेंस है वो ये दो कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है, कंसिस्टेंस वाली। कंसिस्टेंस का मतलब इनके पास सोल्यूशन है, यानी अगर ये और ये कंडीशन फॉलो होती है तो इसका मतलब हमारे इक्वेशंस के पास सोल्यूशन है, और अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होती है तो ये होती है इनकंसिस्टेंस की, यानी हमारी इक्वेशंस के पास सोल्यूशन नहीं है। और ये कब केवल फॉलो करना है, केवल जब हमें दो इक्वेशन दी हो, ठीक है। तो जल्दी से हम इन दोनों के लिए देखते हैं कौन सी कंडीशन इसमें और इसमें फॉलो होती है। हम देखते हैं कैसे इसको करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सिस्टमैटिक फॉर्म जो होती है, जो जनरल फॉर्म होती है, by प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो हैं, तो पहले के लिए हमारी जो जनरल फॉर्म होगी वो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। यानी जो हमें इक्वेशन दी है, A1 हमारा क्या है, 1 है, और जो हमारा B1 है वो क्या है, 4 है, और जो C1 है वो है 14। ठीक है, हमें यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 4 है, और c जो कांस्टेंट टर्म है वो 14 है। A2 देख लेते हैं, A2 क्या है, 3, B2 है 2, और जो C2 है वो है -14। तो चलिए हम चेक करते हैं यहाँ से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 फाइंड कर लेते हैं। A1/A2 यानी 1/3, ये A1/A2 आया। अब B1/B2 यानी 4/2, यानी क्या आएगा, 2। B1/B2 क्या आ गया, 2। अब C1/C2 यानी 14/-14, ये क्या आ गया, -1। हमने देखा A1/A2 1/3, B1/B2 2 और C1/C2 -1। तो देखिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, हमें पहली कंडीशन मिल गई। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्यों, क्योंकि A1/A2 का जो रेशियो आया 1/3 है, और जो B1/B2 का रेशियो आया है वो 2 है। यानी पहली कंडीशन हमें मिल गई। तो ये दो जो लीनियर इक्वेशन दी थी, ये हमें क्या बताती है
कि जो हमारा सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, यानी इनके पास सोल्यूशन रहेगा। बट कैसा सोल्यूशन रहेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन इनके पास होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंसिस्टेंट, फिर ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अगर ऐसे पूछा जाएगा तो भी हम यही करेंगे और ये कंडीशन अगर हमें मिलेगी यानी कंसिस्टेंट है। लेकिन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए ये इसके पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो करना हमें यही है, बस अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं या फिर इस लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है या पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ से इस सोल्यूशन से या इस रिजल्ट से हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारी जो इक्वेशन थी ये कंसिस्टेंट है और इनके पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसा ही अब हम जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं। सोल्यूशन सेकंड हो रहा है ये वाला। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है A1 2 है, B1 3 है और C1 क्या है? माइनस का 10 है, क्योंकि ये 10 जो है वो राइट हैंड साइड में दिया, जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। A2 4 है और जो B2 है वो 6 है और C3 जो है वो माइनस का 12 है। यहाँ पे वही चीज है कि जो 12 है वो राइट हैंड साइड में इधर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। ठीक है, A1 2, B1 3, C1 माइनस 10, A2 4, B2 6, C3 माइनस का 12। तो चलिए यहाँ पे भी हम वही देखते हैं, A1 अपॉन A2 फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये आएगा 2/4 यानी 1/2। ठीक है, A1 अपॉन A2 क्या आ गया? 1/2। अब B1 अपॉन B2 देख लेते हैं, 3/6 यानी ये भी क्या आ गया? 1/2। अब C1 अपॉन C2 देख लेते हैं, ये -10 अपॉन माइनस का 12, 2 5 10, 2 6 12 यानी 5/6। तो क्या देखा हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 अनइक्वल है इन दोनों के, यानी यहाँ पे हमें ये मिली, थर्ड वाली कंडीशन मिली। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है? ये पहली बात तो इनकंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट में कैसी लाइंस होती है? पैरेलल लाइंस होती हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब ही होता है कि इन इक्वेशन के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और आप यहाँ पे इनकंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि ये कैसी लाइंस है तो आप ये भी बताएंगे कि ये पैरेलल लाइंस है और पहले वाले में कैसी लाइंस थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो यहाँ पे मैंने दो तरीके से बताया, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कंसिस्टेंट पूछा या इनकंसिस्टेंट पूछा है या पैरेलल लाइंस पूछी है, कोइंसिडेंट लाइंस पूछी है और इंटरसेक्टिंग लाइंस पूछी है, कुछ भी पूछा है, आपको केवल और केवल ये करना है। फिर इस बेस पे आपको डिसीजन लेना है। अगर कंसिस्टेंट पूछा हो तो आप देख लीजिए, कंसिस्टेंस बता दीजिए, इनकंसिस्टेंस पूछा हो तो वो बता दीजिए, कोइंसिडेंट लाइन पूछी हो तो उस तरीके से आप अपना लिख दीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस में वैसे, पैरेलल लाइंस में वैसे। तो अभी हम दो क्वेश्चन और देखेंगे इसी पे बेस्ड। तो चलिए दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन कैसा है? ये पहली बात तो इनकंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट में कैसी लाइंस होती है? पैरेलल लाइंस होती है। इनकंसिस्टेंट का मतलब ही होता है कि इन इक्वेशन के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और आप यहाँ पे इनकंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि ये कैसी लाइंस है तो आप ये भी बताएंगे कि ये पैरेलल लाइंस है और पहले वाले में कैसी लाइंस थी?
इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो यहाँ पे मैंने दो तरीके से बताया, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कंसिस्टेंट पूछा या इनकंसिस्टेंट पूछा है या पैरेलल लाइंस पूछी है, कोइंसिडेंस लाइंस पूछी है और इंटरसेक्टिंग लाइंस पूछी है, कुछ भी पूछा है, आपको केवल और केवल ये करना है। फिर इस बेस पे आपको डिसीजन लेना है। अगर कंसिस्टेंट पूछा हो तो आप देख लीजिए, कंसिस्टेंस बता दीजिए, इनकंसिस्टेंस पूछा हो तो वो बता दीजिए, कोइंसिडेंस लाइन पूछी हो तो उस तरीके से आप अपना लिख दीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस में वैसे और पैरेलल लाइंस में वैसे। तो अभी हम दो क्वेश्चन और देखेंगे इसी पे बेस्ड। तो चलिए दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आगे के क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख लिए हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये सोल्यूशन हम लोग नहीं फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं फाइंड करना है, केवल इतना पता करना है कि हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं इनके पास सोल्यूशन है कि नहीं है, और अगर है तो एक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने वही पता किया था। अब फिर हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन कि इसके पास सोल्यूशन है या नहीं है, यानी ये इनकंसिस्टेंस है या कंसिस्टेंस है। तो देखिए इसमें A1 क्या है 9 और B1 क्या है 3 और C1 क्या है 12, क्योंकि जो C होता है हमारी जनरल इक्वेशन में वो इधर ही रहता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 12 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब A2 देख लेते हैं, A2 क्या है 18, B2 क्या है 6 और जो C2 है वो 24 है। फिर से हम A1 अपॉन A2 फाइंड करेंगे, A1 अपॉन A2 9 अपॉन 18, 9 वन 9, 9 टू 18, यानी A1 अपॉन A2 में क्या मिला 1/2 मिला। B1 अपॉन B2 देख लीजिए, B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6 यानी 1/2 A1 अपॉन, यहाँ से हमने देख लिया कि हमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 अभी तक हमें इक्वल मिल रहा है। अब देखते हैं कि C1 अपॉन C2 क्या आएगा। अगर C1 अपॉन C2 भी इन दोनों को इक्वल आ जाएगा तो ये वाली कंडीशन रहेगी, अगर ये इनके अनइक्वल आता है तो ये वाली कंडीशन रहेगी, ठीक है। ये कंडीशन तब होती है जब ये और ये इक्वल नहीं होते हैं, बट ये और ये इक्वल है तो हमें बाकी की इन दोनों की देखनी है, ठीक है। तो दिख रहा है कि C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 24, यानी 1/2 ये भी आ गया, ठीक है। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों ही हमें इक्वल मिल गए। तो फिर हमारी कैसी क्या बनेगा, ये बनेगा कंसिस्टेंस होगा। ये दोनों कंडीशन जो है कंसिस्टेंस के लिए, तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंस है, क्या है इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। और ये जो दोनों लाइन है ये कोइंसिडेंस लाइन है, यानी ग्राफ पे एक लाइन पे दूसरी लाइन पड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसिस्टेंट लाइंस, कंसिस्टेंस लाइन नहीं, बस ये जो हमारा सोल्यूशन है इसका वो कंसिस्टेंट रहेगा। और अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछ रहे हैं। आपसे कंसिस्टेंट पूछा है तो आप केवल कंसिस्टेंट डाल देंगे, या सोल्यूशन के बारे में पूछा है कितने सोल्यूशन है तो आप इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन डाल देंगे। अगर पूछेंगे कि लाइंस कैसी हैं तो आप फिर कोइंसिडेंट लाइंस बता देंगे, यानी इस और इस पे डिपेंड करता है कि ये होगा या ये होगा ये होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसको हम देखते हैं, यहाँ पे A1 क्या आएगा 2, A2 क्या आएगा 4, यानी 1/2 ये वैल्यू आएगी, ये 1/2 और ये अनइक्वल रहेगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। Solution 2, A1 है 2, B1 है माइनस का 3, ठीक है। देखिए 3 के पास जो साइन है वो माइनस का है, C1 है माइनस का 8। ट्रांसपोज करना मत भूलिएगा, बच्चे गलती कर देते हैं, C1 और C2 ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, लेकिन आपको ट्रांसपोज करना है, पहले सिस्टमैटिक वे में बनाना है, फिर आप C1 इक्वल्स टू -8 लिखेंगे, ना कि 8। और जो A2 है वो 4 है, B2 -6 और C2 माइनस का 9। अगेन हमें देखना है A1 अपॉन A2, ये लगभग मैंने 4 क्वेश्चन बताए इस पे। ये मेरा बताने का केवल और केवल इतना उद्देश्य है कि आपको ठीक तरीके से क्लियर हो जाए, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप तुरंत ही कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में कंफ्यूज ना हो। तो A1 अपॉन A2 क्या है 2/4, यानी 1/2। B1 अपॉन B2 -3/4,
-6, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, C1 अपॉन C2 -8 अपॉन -9, यानी ये आ गया 8 अपॉन 9। यहाँ पे हमें कौन सी मिली, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो हमारे इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 अनइक्वल है, यानी ये इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस, नो सोल्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और लिख दीजिए पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन थे केवल इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी पे बेस थे। अब आगे जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, यानी अगर उसके पास सोल्यूशन है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तरीके से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से भी कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम सीखेंगे। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के आगे की बातों के साथ।